जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 4 अप्रैल को आपका भूगोल विषय का पेपर हो गया है। हमने पेपर का सॉल्यूशन भी कर लिया, लेकिन फिर भी कई प्रकार की जिज्ञासाएं आपके स्टूडेंट्स के मन में रहती है। तो आज मैं आपको कुछ बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया सिस्टम माना जाता है अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जिस एग्जामिनर के पास यानी जिस टीचर के पास आपकी कॉपी जांचने के लिए जाती है, उनको पेपर तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक आंसर शीट भी बोर्ड के द्वारा उनको उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके ऊपर मेन उत्तर है वो लिखे हुए होते हैं और उनके अनुसार ही जो परीक्षक है, एग्जामिनर है, वो कॉपी जांचता है। ये सिस्टम इसलिए किया जाता है ताकि संपूर्ण राजस्थान की कॉपियां हैं वो एक ही सिस्टम के तहत है वो जांची जाए। तो आप देखिए, आपके सामने जिस टीचर के पास कॉपियाँ आई उनको ये आंसर की है वो साथ में मिलती है और बोर्ड का बहुत ही द्रुत गति से कार्य है वो कॉपी जांच का शुरू हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं, आज हम भूगोल विषय की आपका जो पेपर हुआ उसके आंसर की पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य निर्देश देखिए क्या लिखे होते हैं। अधिकांश प्रश्न स्वनिर्मित है जो पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु पर ही आधारित है, यानी जिसने पेपर बनाया है उसने अपने हिसाब से पेपर बनाया भी। ज़्यादातर प्रश्न उसने पेपर बनाने वाले ने अपने हिसाब से तैयार किए हैं। अतः प्रश्नवार अंकन के निर्देश, संभावित हल और पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होने संबंधी पृष्ठ है वो अंकित किए गए हैं इस की के अंदर। दूसरा पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक से संभाव्य हल का मिलान कर परीक्षक स्वयं के विवेक से सही हल का निर्णय कर अंकित करवाएं। यानी पाठ्य पुस्तक का जो मैटर दिया हुआ है उसको टीचर समझ लें और फिर अपने विवेक से भी, हो सकता है किताब के बाहर का उत्तर उसने लिखा है लेकिन अगर सही है तो उसके अंक दे दिए जाएं। उत्तर तालिका में संभवतः कुछ त्रुटि प्रतीत होने पर स्वयं के स्तर पर विवेक से प्रश्न का अंकन कराएं। इसकी अलग से कोई सूचना है वो इस वर्ष नहीं दी जाएगी। भी बाई चांस कोई आंसर में टीचर को लगता है भी त्रुटि है तो वो सही सुधार कर ले, स्कीम में कोई दी हुई है तो। तीसरा पॉइंट है कि सामान्यतः लेखाशास्त्र, गणित आदि विषयों के गणना संबंधी प्रश्न है वो स्वनिर्मित किए जाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित सूत्र, नियम, विधियों पर आधारित होते हैं। अतः सही गणना कर मूल्यांकन कराएं। तो जिन विषयों के जिस प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर बनते हैं ये उन प्रश्नों के लिए है ताकि टीचर अपने हिसाब से, अपने विवेक से जो उसको सही लगता है उस हिसाब से अंकन कर दे। चौथा है भी वैकल्पिक विधि से हल प्रश्न सही होने पर पूर्णांक प्रदान किए जाएं। ये गणित जैसे गणितीय विषयों के लिए होता है। खंडवार अंकन का ध्यान रखें और आंशिक हल प्रश्नों में तदनुरूप आनुपातिक अंक प्रदान किए जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पांचवा आप समझना चाहें। अगर बच्चे ने पूरा जो प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न में 2-3 बातें पूछी है, 2 बातें पूछी है और अगर उसने एक बात भी सही लिखी है तो उसके अंक उसको उसी अनुपात में दे दिए जाएं जितना उस चीज उत्तर का अंक बनता है। अब देखिए, आपका जो पेपर था उसके अनुसार जो उत्तरों की बात आती है, आप देखेंगे ऊपर प्रश्न संख्या, फिर उसका अपेक्षित उत्तर जो संभावित उत्तर हो सकता है कितने अंक का है और वो प्रश्न पाठ्य पुस्तक की किस पेज संख्या से लिया गया है और कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है ये बताया गया है। इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न आपको याद होगा, ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप वाला भी उसका उत्तर स है। चाहे स लिख दिया या झीलों और तालाबों के चारों ओर लिख दिया तो उसको सही माना जाए। ये आपके पाठ्य पुस्तक के 93 नंबर पेज से, फर्स्ट जो बुक है वहाँ से लिया गया है। दूसरा जो प्रश्न था, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो सेकंड है उसके 35 नंबर पेज से लिया गया, जिसका सही उत्तर यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला। तीसरा नवनिश्चयवाद की परिभाषा वाला था, ये फर्स्ट बुक के 4 नंबर पेज से लिया गया, ग्रिफिथ टेलर। और उसके बाद अगला प्रश्न था प्रवास के अपकर्ष कारक का था, तो द ऑप्शन उसका सही है, जो 12 नंबर पेज आपकी फर्स्ट बुक है वहां से लिया गया। अगला है प्रश्न सीमा सड़क संगठन वाला था, आपको याद आ रहा होगा प्रश्न भी, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य सीमा सड़क संगठन करता है, ब ऑप्शन उसका सही है। 116 नंबर पेज पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, भारत बुक से। उसके बाद में ज्ञान आधारित उद्योग वाले का सॉफ्टवेयर उद्योग है,
भारत वाली बुक का 96 नंबर पेज से ये प्रश्न लिया गया है। आप यहाँ समझ पा रहे हो, जो टीम पेपर बनाती है वो पेपर बनाते समय इस प्रकार की आंसर शीट भी साथ में तैयार करके है वो बोर्ड को प्रेषित करती हैं और उसी के अनुसार सारा मूल्यांकन का कार्य संपन्न होता है। निम्न में से लो एशिया का प्रकार है तो वो सही ऑप्शन हेमेटाइट, ये आपकी इंडिया वाली बुक के 74 नंबर पेज से लिया गया है। और खरीफ की फसल में चावल वाला था वो आपकी भारत वाली बुक से 44 नंबर पेज से लिया गया 1 नंबर का। और सर्वाधिक जनघनत्व बिहार, 2 नंबर ऑप्शन उसका सही है, भारत वाली बुक से 3 नंबर पेज से वो लिया गया है। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले थे विश्व में उच्चतम लिंगानुपात, लाटविया या लेटविया जो लिख दिया है वो सही है, ये 17 नंबर पेज से आपकी फर्स्ट बुक से लिया गया। और फिर ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, तो ये आ गया आपकी 34 नंबर पेज से फर्स्ट बुक के। उसके बाद वायु परिवहन की शुरुआत वाले 1911 की बात आई 120 नंबर पेज से सेकंड बुक से। और जल संभर प्रबंधन की अरवारी पानी संसद वाले का उत्तर रिक्त स्थान में अलवर हो गया, ये आपकी भारत वाली बुक से 66 नंबर पेज से लिया गया है। तो ये तो हो गए अपने पहले 2 प्रश्न। अब आगे बढ़ें भी अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ अगर हम रुख करें तो पहला प्रश्न था कि संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो आप देखें फर्स्ट में दूरभाष यानी टेलीफोन, तार या टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, इनमें से कोई 2 लिख दिए हैं तो बच्चे को 1 नंबर दे दिया जाए। 121 नंबर पेज से लिया गया है ये सेकंड बुक के। अगला प्रश्न था फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा जो उपभोक्ता वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हो। आपको मैंने बताया था अभी, जो डायरेक्ट दुकान से माल उपभोक्ता को यानी हम जो खरीद कर लाते हैं वो जो सिस्टम होता है वो फुटकर व्यापार कहलाता है। ये 55 नंबर पेज से लिया गया सेकंड बुक के फर्स्ट बुक के। अगला प्रश्न था स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं जब जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है। आप देखिए 1-1 नंबर का है, कितना उत्तर है, बहुत बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये बात मैंने बार बार आपको बताई। और आज की इसकी से आप समझेंगे भी बोर्ड के अंदर कुछ बकवास लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला प्रश्न था तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए तो पाइपलाइन, ये भारत वाली बुक के 120 नंबर पेज से लिया गया। तो ये तीसरे प्रश्न के संभावित उत्तर हो गए और इतने उत्तर लिखने से आपको पूरे अंक है वो मिल रहे थे। फिर खंड ब स्टार्ट हो जाता था आपका लघुतरात्मक प्रश्न का, जिसमें आपका पहला प्रश्न था भी ऊर्जा के समाप्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरणीय योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे, 2 नाम लिखो। तो सौर ऊर्जा, पवन, भूतापीय, ज्वारीय, तरंग ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इनमें से कोई 2 लिखने थे। पौने नंबर का तो 1.5 नंबर मिल गया, ये भारत वाली बुक के 80 नंबर पेज से लिया गया। फिर था भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण भी रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, इनमें से कोई 2 लिखने थे। और यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई नगर लिखा और वहाँ वास्तव में कोई खनिज मिलता है तो वो भी टीचर है वो सही कर देते हैं। आपने ऊपर वाला लाइन समझे ना, सब विवेक से, तो वो उसका मतलब यही होता है। तो ये आपके सेकंड बुक के 36 नंबर पेज से लिया गया। भारत में ये था बाद में प्रवास के 2 आर्थिक परिणाम की बात थी। तो परिणामों की बात करें तो आप देखें इस प्रकार से ये 3 पॉइंट यहाँ आंसर शीट में दिए हैं भी। हुंडियों की प्राप्ति से उद्गम क्षेत्र में विकास होता है, हुंडियों से गांव की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायक होती है, हुंडियों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का विकास होता है। तो इस प्रकार की यानी बाहरी जो पैसा आ रहा है उससे क्या क्या हो सकता है, इस प्रकार से उत्तर है वो देना है। अब एक चीज़ फिर कह दूं, जरूर नहीं भी एग्जैक्ट आपने ऐसा ही लिखा हो, कोई भी 2 इनमें से आपने आर्थिक परिणाम के आधार पर जो उत्तर लिखा है और जांचने वाला अपने विवेक से जो उसको लगता है भी बच्चे ने सही लिखा है तो अंक मिलेंगे। ये आपकी सेकंड बुक के 20 नंबर पेज से लिया गया। अगला प्रश्न था भी कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, 2 कारक। तो यहाँ देखिए 5 बता रखे हैं, जलाक्रांता, लवणता या मृदा क्षारता, कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग, बहुफसलीकरण, मृदा प्रदान, इनमें से कोई 2 लिखने थे। यह आपकी इंडिया वाली बुक के 58 नंबर पेज से लिया गया प्रश्न था, यानी वहाँ पर इसका उत्तर है। अगला प्रश्न था भी ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रकार, तो गुच्छित, संकुलित, आकेंद्रित या अर्धगुच्छित, विखंडित, पल्लीकृत, परिक्षिप्त, एकांकी, जो भी इनमें चारों में से कोई 2 लिख दिए तो आपको पूरा 1.5 नंबर मिलना था। भारत वाली बुक के 33 नंबर पेज से ये प्रश्न लिया गया था। फिर था भी पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की आपको परिभाषा बता रखी है, तो उसी हिसाब से आपने जो लिखा वो उसी हिसाब से नंबर मिल गया। आपके पाठ्यपुस्तक के 2 नंबर पेज से ये लिया गया है ये प्रश्न भी। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया
होती है वही पर्यावरणीय निश्चयवाद होता है। और आपने प्रकृति की सुनता पूजा करता पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया, ये भी लिखते हो तो भी सही है। तो इस हिसाब से आपके 1.5 नंबर मिल जाने थे। अगला प्रश्न था पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारक, तो मांग और परिवहन 2 प्रमुख कारक है। अब हालांकि बहुत से बच्चों ने इसके अलावा भी कई उत्तर हैं जो आपने लिखे हैं और मुझे कमेंट कर करके भी बार बार है वो पूछा था। आपको याद होगा भी आपने क्या क्या लिखे हैं। आपने पर्यटन के आकर्षण के कारक, यहाँ था प्रभावित करने वाले कारक मांग और परिवहन मेन है। आकर्षण के कारक जैसे जलवायु, इतिहास, कला, ये भी किसी ने लिखा है। तो भाई ये अब टीचर पर डिपेंड करता है भी, हाँ अगर उसे लगता है भी वो भी सही है, वरना इसका मूल उत्तर है वो मांग और परिवहन होता है। और 58 नंबर पेज से आपकी फर्स्ट बुक से लिया गया है। 11वां प्रश्न था ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 समस्याएं बताएं। तो बहुत सी समस्याएं मैंने भी आपको बता रखी थी, यहाँ भी आप देखें 4 लिख रखी है, इस प्रकार से कोई 2 लिखनी थी। ये आपकी फर्स्ट बुक के 94 नंबर पेज से लिया गया है प्रश्न। फिर अगला प्रश्न था आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल के 6 यहाँ टाइप दिए गए, इनमें से कोई भी 2 आपको लिखने थे। ये आपकी फर्स्ट बुक के 6 नंबर पेज से ये प्रश्न लिया गया था। तो 2 लिखने थे, चाहिए संसाधन, कृषि, उद्योग, जो भी आपने लिख दिए वो सही है। आगे बात करें, अगला प्रश्न था भी बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए 1.5 नंबर का था, कितना उत्तर लिखना। बाह्य स्रोतन ठेके पर देना यानी दक्षता सुधारने और लागत को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपना, इतना लिखा है तो पूरे 1.5 नंबर 60 नंबर पेज से लिया गया आपकी फर्स्ट बुक से। फिर था भी सन्नगर से आप क्या समझते हैं, 1.5 नंबर का था। अब आप ये बात समझ लें भी जो 1 नंबर वाले में जितना उत्तर बनता है उतने 1.5 नंबर वाले का बन रहा है भी। अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक बड़ा जो नगरीय क्षेत्र बन जाता है वो सन्नगर कहलाता है। और अगर आपने सन्नगर शब्द किसने दिया, क्या दिया, तो वो भी आपने लिखा है तो टीचर को और ये परिभाषा नहीं लिखी तो वो अब टीचर पर डिपेंड करता है भी वो 1.5 में से आपको कितने नंबर दे। 1.5 में से 1.5 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, वो अब उसके विवेक पर डिपेंड होती है ये चीज़। यहाँ आकर वेरिएशन हो जाती है भी, हर आदमी का सोचने का तरीका अपना अपना होता है। फिर अभी सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक की परिभाषा देनी थी। मुख्य श्रमिक 183 से ज़्यादा या 183 तो कम से कम करता है, और सीमांत श्रमिक है वो 183 दिन से कम काम करता है। ये बात हो चुकी है, आपकी फर्स्ट बुक की 11 नंबर पेज से लिया गया था। फिर खंड 6 आ जाता है आपका 3-3 नंबर वाले प्रश्न भी। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की बात थी। तो अब ये 3 नंबर वाले और बड़े प्रश्न आ गए। अब इनमें क्या बता दिया टीचर ने, आप एग्जामिनर ने जो की बनाई है भी, पाठ्य पुस्तक की किस पेज संख्या से लिया गया है, अथवा से ऊपर वाला किया है या अथवा के नीचे वाला, यानी वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ तो बता दिए भी। राष्ट्रीय जल नीति 69 नंबर पेज पर है और वर्षा जल संग्रहण 66 पेज पर है भी। वहाँ से टीचर थोड़ा आंसर देख ले और उसी हिसाब से कॉपी जांच दे और जो भी उसको लगता है उस हिसाब से नंबर दे दे। फिर था कच्चे माल पर आधारित 3 उद्योगों का वर्णन करना था। तो ये आपके फर्स्ट बुक में 48-49 नंबर पेज से, यानी ये फर्स्ट बुक का प्रश्न था। तो उसमें कृषि, खनिज, रसायन, वनों, पशु आधारित वाले थे। तो किन्हीं 3 के बारे में डिटेल में लिखना है, सिर्फ नाम नहीं, क्योंकि वर्णन भी करना है यहाँ। क्योंकि आंसर की में फिर बड़े प्रश्नों के पूरे उत्तर नहीं लिखे जाते, सिर्फ संभावित उत्तर या और पेज संख्या बता दी जाती है टीचर को, फिर वो उसके हिसाब से कॉपी जांचता है। अथवा वाला था विनिर्माण किसे कहते हैं और आकार पर आधारित 2 उद्योगों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न था, तो कह दिया भी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 6 के पृष्ठ संख्या 44 से 47 के अनुसार आकार के आधार पर कुटीर, छोटे और बड़े इन उद्योगों के बारे में थोड़ी बातें हैं वो लिखनी थी और उस हिसाब से टीचर आपको नंबर दे। 18वां प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो आप देखेंगे 18वां प्रश्न है भी जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं समझाइए। तो जन्म, मृत्यु दर और प्रवास, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास हैं और उनके बारे में बताना है, इनकी परिभाषा बतानी है। फर्स्ट बुक से लिया गया 11-12 नंबर पेज से। और अथवा में है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इनके आगे वर्णन भी करना है। पुनः कह रहा हूँ भी बड़े प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी उस हिसाब से ही देने होते हैं। 19वां प्रश्न था चीनी उद्योग की स्थिति का। तो ये आपके सेकंड बुक के 8वें चैप्टर से 94 नंबर पेज से लिया गया। और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो अध्याय 8 के 86 नंबर पेज से लिया गया। तो वहाँ से टीचर उन उत्तर को पढ़ लेगा और उस हिसाब से आपकी कॉपी जांची जाएगी। और अगला 20वां प्रश्न था गहन कृषि और विस्तृत कृषि वाले अंतर की बात। तो ये आपकी फर्स्ट बुक का है 34-36 नंबर पेज पर। और अथवा में रोपण कृषि वाला है, ये 35 नंबर पेज पर इसका उल्लेख है वो किया गया है।
तो उस आधार पर टीचर आपकी कॉपी है वो जांच देगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें तो सीधी सी है भी मानचित्र दे दिया गया, तो आप देखें मानचित्र में सही अंकन करने पर उसको अंक दे दिए जाएं। और ये आपकी 21वां प्रश्न है वो भारतवाणी बुक के 77 नंबर पेज से हैं और 22वां जो प्रश्न है वो फर्स्ट बुक के 38 नंबर पेज से लिया गया है। चित्र संख्या यानी 21वां प्रश्न 7.3 यानी 7वें पाठ का तीसरा डायग्राम है जो चित्र दिया हुआ है, और 22वां जो प्रश्न है वो 5वें पाठ का 16वां जो डायग्राम, आपको पता है डेयरी वाला शायद लास्ट वाला जो मैप दिया है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। तो आज इस प्रकार से आपने ये समझ लिया होगा इस सिस्टम को भी, जब एक कॉपी जांचने के लिए टीचर के पास आती है तो इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड आंसर की भी बोर्ड उनको साथ में भेजता है और इसके अकॉर्डिंग ही कॉपी जांची जाती है। इस प्रकार भूगोल ही नहीं सभी विषयों की आंसर की है वो बोर्ड परीक्षक को उपलब्ध करवाता है और उसी के अकॉर्डिंग है वो कॉपी जांची जाती है। उम्मीद करता हूँ आज आप ये चीज़ भी सीखे होंगे भी आपकी कॉपी किस प्रकार से पूरे राजस्थान में एक रूपता में जांची जाती है। तो आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि अपना पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो अपने आप अच्छे मार्क्स आएंगे। किसी प्रकार की घबराहट आप मत रखिएगा। आपके कुछ जो पेपर बचे हुए हैं आप उनकी तैयारी कीजिएगा, हम आपके साथ सतत रूप से। अपना सपना पूरा होगा अब की बार 90 पार का। किसी भी हालत में हमें निराशा हाथ नहीं लगेगी क्योंकि हम बहुत सकारात्मक सोच के हैं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।